आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिससे कि अब ये देश में केस भी अब लगातार कम होते जा रहे हैं। लेकिन सेकंड वेव जाने के बावजूद अब दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के केस भी कम आ रहे हैं और साथ ही साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। मार्केटों में भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अब चिंता जाहिर की है विशेषज्ञों ने कि डेल्टा वेरिएंट या डेल्टा प्लस वेरिएंट अब जो है वो देश के अंदर एंट्री कर ली है। इसकी वजह क्या है, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, आखिर जो डेल्टा प्लस और डेल्टा वेरिएंट है ये आखिर है क्या? बिल्कुल देखिए, इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम अभी डेल्टा वेरिएंट की जो बात कर रहे हैं, जो आपने भी अभी कही, डेल्टा वेरिएंट हमारा वही वाला वेरिएंट है जो दूसरी लहर जिसने बहुत ज़्यादा कहर बरपाया था, ये वही है। डेल्टा वेरिएंट को जैसे हम पहले मान रहे थे, जो बात कर रहे थे हम डबल म्यूटेंट, वही डेल्टा वेरिएंट है। अब डेल्टा वेरिएंट में क्या हुआ, फिर से म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन क्या होता है कि वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है, तो इसमें फिर से बदलाव आया है। अब फिर से जो बदलाव आया गया है, जो इसके स्पाइक प्रोटीन में देखा गया है, जहाँ से स्पाइक प्रोटीन मतलब जहाँ से ये एंटर करता है, वहाँ पर बदलाव आया है। तो वो बदलाव आने के बाद इसका फिर से नाम जो है अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट कह दिया गया है इसको। हाँ, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उसके अभी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं देखे गए हैं। अभी इसके अराउंड 58 के करीब केसेस देखे गए हैं और लगभग 12 राज्यों के अंदर इसके केसेस देखे गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके केसेस देखे गए हैं। अब क्या होता है कि जैसे कोई भी नई तरह का वेरिएंट हमें पता चलता है कि ये नया वेरिएंट आया है, उसमें हमें थोड़ी से और डेटा चाहिए होता है, थोड़ी और रिसर्च करनी होती है कि क्या ये जो नया वेरिएंट आया है ये संक्रामक है या ये जानलेवा है या इसके ऊपर वैक्सीन असर करेगी या नहीं। वो और अधिक जब डेटा आएगा तब हमें पता चलेगा। हाँ, क्योंकि डेल्टा जो वेरिएंट था पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम डबल म्यूटेंट कह रहे हैं, वो ज़्यादा संक्रामक था, क्योंकि सेकेंड लहर में भी हमने देखा कि उसमें संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला। तो माना जा रहा है कि डेल्टा प्लस भी संक्रामक हो सकता है। अगर विदेशों की बात करें तो किस तरीके से ये अपना रूप दिखा रहा है? जी, बिल्कुल, जिस तरह से हम बात करें, देखिए विदेशों के अंदर अगर हम भारत की तुलना में बात करें तो वहाँ पे वैक्सीन भी काफ़ी ज़्यादा लग चुकी है। हाँ, वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि तीसरी लहर आ चुकी है। वैक्सीनेशन देखिए, जब तक हमारी 80% से ज़्यादा जनता को वैक्सीन ना लग जाए, इम्यूनाइज़्ड ना हो जाए, तब तक एक खतरा रहता है कि ये वेरिएंट जो भी है, वायरस है, अपना रूप बदल सकता है। तो इस तरह से हमने विदेशों में भी देखा। हाँ, तो विदेशों से भी हमें सीख लेनी चाहिए कि जब वहाँ पर आ सकता है तो यहाँ पर भी आने की संभावना है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम वैक्सीनेट हो जाएं। तो वैक्सीन की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें तीसरी वेव को रोकने के लिए। इसके अलावा हमें देखना है कि नॉन वैक्सीनेटेड कितने लोग हैं, ससेप्टेबल कितने लोग हैं, मतलब कितने लोगों को अभी ना तो वैक्सीन लगी है और ना ही उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ था। तो इन सब बातों के ऊपर निर्भर करता है। और तीसरा, हमारी जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इसका आगे किस तरह से पता लगता है, क्योंकि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है या किसी भी तरह का वेरिएंट है, ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये हम जो RT-PCR टेस्ट करते हैं उसमें पता नहीं चलता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड लैब होती है जिसमें हम जीनोम सीक्वेंसिंग इसको कहते हैं, उससे हमें पता लगता है। लेकिन भाटी साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि वेरिएंट के बारे में, लेकिन थर्ड वेव को लेकर कितनी आशंका जो है वो जताई जा रही है? देखिए, थर्ड वेव के अंदर जब तक मैं आपको बताया कि जब तक हमारी 80% जनता को पूरी तरह से वैक्सीन ना या तो लगा दी जाए या उनमें कोई नेचुरल इन्फेक्शन ना आया हो, तब तक संभावना रहती है कि वायरस अपना स्वरूप बदल सकता है। तो एक तो वो वाली बात है। दूसरी बात एक और है कि जिस तरह से अभी हमारी जो 18 साल से नीचे की पॉपुलेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो वैक्सीनेटेड नहीं हुए हैं, तो वो भी एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन है कि संभावना रहती है उनके अंदर भी कि इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि बच्चों में देखा गया है कि उस तरह से बहुत ज़्यादा वायरस उनको खतरा नहीं पहुंचाता है, पर जो इन्फेक्शन है उसको कैरी कर सकते हैं, उसको फैला सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि वैसे माना जा रहा है कि दिसंबर तक हम अपनी वैक्सीन की जो ड्राइव है उसको काफ़ी हद तक स्पीड अप कर सकेंगे और काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे। पर जब तक वैक्सीनेट नहीं होते तब तक ये खतरा रहेगा। और इससे एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसे शहरों में तो हम देख रहे हैं कि
फिर भी उतनी हेजिटेंसी वैक्सीन को लेके उतना ज़्यादा अब भ्रम नहीं है लोगों में और लगवा रहे हैं। पर ग्रामीण क्षेत्रों में तो अभी भी काफ़ी हद तक इस चीज़ को लेके लोगों के अंदर काफ़ी शंकाएं हैं और वहाँ पर जो हमारी वैक्सीन है उतनी स्पीड से नहीं लग रही है। थर्ड वेव या फोर्थ वेव वो तब तक आ सकती है, या नई तरह का कोई भी खतरनाक वायरस तब तक आ सकता है जब तक सभी लोग सेफ ना हो। अच्छा, एक चीज़ और समझाइए कि हमारे दर्शकों को कि फर्स्ट वेव आई तो बुजुर्गों को अपनी चपेट में लिया, सेकंड वेव आई तो युवाओं को अपनी चपेट में लिया, अब थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, क्या बच्चों को अपनी चपेट में लेगी या उससे, क्योंकि जैसे सेकंड वेव में देखा कि हॉस्पिटल में बेडों की कमी देखने को मिली थी, लेकिन सरकार अपनी तैयारी जो है अभी से ही करने लगी है। क्या थर्ड वेव को लेकर क्या आशंका आप लोगों ने जताई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सवाल किया, फर्स्ट वेव के अंदर हम बात कर रहे थे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रहा। बट फर्स्ट वेव के अंदर भी जो सीरो सर्वे हुआ था, पता लगा था, तो उसमें भी माना गया था कि हमारे जो यूथ थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ था, मतलब वो रिकवर हो गए। सेकेंड वेव जो थी अभी, जिसको हम दूसरी लहर कह रहे हैं खतरनाक, इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे युवा ही इन्फेक्ट हुए। सेकेंड वेव के अंदर तो हर एक ग्रुप इन्फेक्ट हुआ था, सभी लोग अफेक्ट हुए थे। इनफैक्ट हम लोगों के पास जब टेस्ट कराने भी आते थे तो पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्ट होती थी, जिसमें बच्चे भी होते थे, युवा भी होते थे और बुजुर्ग भी होते थे। तो सेकेंड वेव में ऐसा कुछ नहीं है। और अभी जिस तरह की कुछ सीरो सर्वे करे गए हैं, सीरो सर्वे इस तरह की स्टडीज़ होती है जिसमें पता लगता है कि ब्लड सैंपल लिया जाता है, एक पॉपुलेशन का एक सैंपल साइज, और उसमें पता करते हैं कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हो गया और वो ठीक हो गए। कई बार पता भी नहीं लगता है, आप एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। तो उस सीरो सर्वे में पता लगा है कि बच्चे भी काफ़ी इन्फेक्ट होकर रिकवर हो गए हैं और उनको पता भी नहीं लगा। तो ऐसा पाया गया है। तो सेकेंड वेव के अंदर भी बच्चे इन्फेक्ट हुए थे, इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो थर्ड वेव आएगी वो सिर्फ बच्चों को ही इफ़ेक्ट करेगी। थर्ड वेव आएगी वो किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, कोई भी ससेप्टेबल या जिसको पहले ना हुआ हो या जो पहले वैक्सीनेट ना हुआ हो। तो ये अभी हम नहीं कह सकते कि वो किनको अफेक्ट करेगी। हाँ, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं वो अभी तक वैक्सीनेशन वाली प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि उनमें इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ सकती है। अच्छा सर, थर्ड वेव से कैसे बचा जा सकता है? बचने का है कुछ इलाज? जी बिल्कुल। देखिए, थर्ड वेव से बचने का सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज ये है कि अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वैक्सीन्स तो आ ही रही हैं और वैक्सीन्स तो लग ही रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक मास्क हम पहनना हमें बिल्कुल भी अभी नहीं छोड़ना जब तक हमारी गाइडलाइंस, कैसे हमने बाकी देशों में भी देखा, कई देशों के अंदर जैसे मास्क को हटा दिया गया पर फिर से मास्क को लगा दिया। तो मास्क सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। इसके अलावा हमें भीड़ भाड़ वाली जगहों से अपने आप को बचा कर रखना है और जैसे हमारा टर्न आ जाए वैसे ही हम लोगों को वैक्सीन लगा लेनी है। यही सब उपाय है। तो बिल्कुल, ये थे मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी, जो कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने से सिर्फ मास्क लगाने से और सोशल डिस्टेंसिंग लगाने से ही बचा जा सकता है और साथ ही साथ जो वैक्सीन है वो लगवाई जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। देश दुनिया ਦੀ हर ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।